गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था दहन के बारे में कि दहन के लिए या किसी वस्तु को जलने के लिए हमें ऊष्मा उसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए अपन ने एक प्रयोग करके देखा था, मोमबत्ती को जलाया था और मोमबत्ती के ऊपर अपन ने एक लैंप लगा के और उसके ऊपर ढक्कन लगाया था और हमने देखा था कि मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक है, क्योंकि वायु उसके पास नहीं पहुंच पाती, इसलिए तो जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला जो हमारा है वो है, हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। तो सूर्य के प्रकाश जो ऊष्मा और प्रकाश जो आता है वो कौन सी क्रिया से होता है? नाभिकीय अभिक्रिया है। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, हालांकि ये आपके बड़ी कक्षाओं में है। तो नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो होता है विखंडन और एक होता है संलयन। एक तो होता है परमाणुओं का जुड़ना और एक होता है परमाणुओं का टूटना। तो जो टूटने वाली प्रक्रिया है वो तो पृथ्वी पर संभव है, लेकिन जो जुड़ने वाली प्रक्रिया है, जो नाभिकीय संलयन वाली प्रक्रिया जो है, उसको शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जो कि पृथ्वी पर संभव नहीं है। इसलिए जो नाभिकीय संलयन जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? सूर्य पर। क्यों? क्योंकि सूर्य के पास में, सूर्य में प्रचंड ऊष्मा और प्रचंड ताप होता है, इसलिए वहां पर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं जो है वो आसानी से हो सकती है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं जब होती हैं तब उसमें प्रकाश भी उत्सर्जित होता है और बहुत सी मात्रा में ऊर्जा और ऊष्मा निकलती है। तो सूर्य के पास जो ऊष्मा और प्रकाश होता है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, अब अगला जो क्रियाकलाप है वो है एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। रख सकते हैं आराम से। कोयला अपन ने लिया, जलता हुआ कोयला लिया और हमने तवे पे रख दिया उसको। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। ढक सकते हैं अपन, पारदर्शक इसलिए क्योंकि अंदर होने वाली क्रिया हमें दिख सके, इसलिए अपन क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं। देखिए क्या होता है। आप देखोगे कि जब अपन ने इसको ढक दिया तो ढकने पे उसको जलने के लिए ऑक्सीजन मिलेगा क्या? वायु मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। तो क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है? क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है? यह अपन ने ऊपर भी पढ़ा था। तो क्यों हो जाता है जलना बंद? क्योंकि उनको जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसलिए। तो हम किसी भी जलती हुई चीज को अगर किसी ऐसे चीज से ढक दें जिससे उसके आर पार ऑक्सीजन न जा सके, वायु न जा सके, वायु का संपर्क अगर हट जाता है तो वह वस्तु जो है वो नहीं जलती, वो आग बुझ जाती है। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। सुना है आपने, सुना होगा कि जब आग लग जाती है तो तुरंत उसको कपड़े से ढका जाता है, कंबल से ढका जाता है। कंबल एक ऊनी कपड़ा है जिससे वायु का आना जाना उस कंबल से नहीं होता। ठीक है ना। तो कंबल से ढकने का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति के शरीर में जो आग लगी है उसको वायु के संपर्क से हटाना। अगर आग बुझाना है तो हमें वायु के संपर्क से उस चीज को हटाना होगा, तभी वह आग बुझ सकती है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों करते हैं? वो मैंने बता दिया आपको कि वायुमंडल से इसके अंदर जो आग लगी है उसका संपर्क हटाने के लिए कंबल से उसको ढका जाता है, जिससे इसके शरीर पे जो आग लग रही है वो क्या होगी? बुझ जाएगी। ठीक है। तो कंबल में लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों में आग पकड़ ली थी, तो वस्त्र में आग लगी हुई है, वस्त्र को हमने ढक दिया। ढक दिया मतलब हमने वायुमंडल के संपर्क से हटा दिया उसको। ठीक है ना। तो हटा देंगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी।
आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। बचपन में जब आप और छोटे थे तब आपने बहुत बार कागज तो जलाया ही होगा। वैसे भी अपन सर्दियों में जब चूल्हा, किन्हीं घरों में जब चूल्हा जलाते हैं तो कागज जलाते ही हैं। और वैसे भी शरारती बच्चे तो वैसे ही कागज बहुत बार जला लेते हैं माचिस से। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो वह जल उठता है। क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं? अब देखिए क्या अंतर देखिए दोनों में। एक तो अपन कागज जला रहे हैं, ठीक है, जलती हुई तीली हम किसके पास ले जा रहे हैं? कागज के पास ले जा रहे हैं। एक अपन जलती हुई तीली किसके पास ले जा रहे हैं? लकड़ी के पास ले जा रहे हैं। तो क्या जितनी स्पीड से, जितनी जल्दी कागज जल रहा है, क्या उतनी ही जल्दी लकड़ी जल जाती है क्या? दोनों की जो आग पकड़ने की जो दर है, आग पकड़ने की जो क्षमता है, वो क्या दोनों की बराबर है क्या? आपने दोनों चीजें जलाई होंगी, ठीक है ना। लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज या मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्योंकि लकड़ी या कोयला तुरंत माचिस से नहीं जलते, जबकि कागज जो है वो तुरंत माचिस से जल जाता है। क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? सुनते हैं ना अपन कि जंगल में आग लग गई। कई बार ऐसा होता है फसल पे आग लग गई तो वो आग अपने आप स्वतः लग जाती है, अपने आप लगती है। वो किसके कारण लगती है? घर्षण के कारण। आपस में जब पेड़ सूखे पेड़ जब आपस में टकराते हैं तो घर्षण होता है, और घर्षण से हम जानते हैं कि आग उत्पन्न होती है। क्योंकि आग का जब आविष्कार हुआ था तब कैसे हुआ था? ऐसे ही तो हुआ था। दो कागज के जो दो पत्थर के टुकड़े थे, उन पत्थर के टुकड़ों को हमने घर्षण करवाया था, ठीक है ना। हमने क्या, हमारे पूर्वजों ने या जो भी जिन्होंने भी आग का आविष्कार किया, उन्होंने क्या किया? पत्थर के टुकड़े लेकर उनको जोर जोर से आपस में टक्कर करवाई, उनको घर्षण करवाया, उनको रगड़ा आपस में। तो रगड़ने से क्या होता है? चिंगारी उत्पन्न होती है, ठीक है ना। और इसी तरह से आग का भी आविष्कार हुआ। तो पेड़ पौधों में घर्षण के कारण आपस में जब वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप होते हैं तब उनमें घर्षण के कारण चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। और कई बार सूखे जो पत्ते रहते हैं वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं, और वो देखते ही देखते वह आग चारों तरफ फैल जाती है। ये देखिए जंगल में आग लगी हुई है चारों तरफ। गर्मियों के मौसम में क्या होता है? भयंकर तेज धूप होती है ना। बहुत तेज धूप में जो पेड़ पौधे हैं वो सूख जाते हैं, पत्तियां सूख जाती हैं, जो उनकी टहनियां हैं वो सूख जाती हैं। बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थान पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास जो है वो एकदम सूख जाती है, और जब हवा चलती है तब वे पत्ते जो हैं या जो घास जो है वो आपस में रगड़े जाते हैं और घर्षण होता है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि पूरी खुली एरिया है तो अपन ढकेंगे तो किसको ढकें? क्योंकि अपन इतना तो जानते हैं कि आग लगने पर अगर उसको अपन ढक दें, वायु से उसका संपर्क अगर अपन हटा देंगे तब वह आग बुझ सकती है। लेकिन पूरे जंगल की आग को अपन वायुमंडल से अलग पृथक नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो हमारे लिए असंभव होता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। यह एक परिभाषा, ये अच्छी परिभाषा है, इसको अपन अंडरलाइन कर सकते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। आ गया समझ में? तो ये ज्वलन ताप की परिभाषा अपन दे सकते हैं।
माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए हुए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। माचिस का विकास हुए 200 वर्ष पूर्व हुए हैं। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड ये एक रासायनिक पदार्थ है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट ये भी एक रासायनिक पदार्थ है, पोटेशियम क्लोरेट, और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एंटीमनी ट्राइफॉस्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण, ये जो है वो इसमें इन तीनों को किसमें मिलाते हैं? कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर और उचित लकड़ी के ऊपर लगाया जाता है और इस तरह से माचिस बनाई जाती है। जब इसे किसी खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था, जलना शुरू हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। ये जो फास्फोरस है, श्वेत फास्फोरस, ये मानव के लिए हानिकारक निकला। ठीक है ना। पहले तो इसके माचिस की तीलियां बनाई गई, लेकिन जब इसको जलाया गया तो यह मानव के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरों पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। हमने यहाँ पर कितनी चीजें ली थी? 3 चीजें, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण, तीनों चीजें ली थी। उसमें से किस चीज को हटा दिया? श्वेत फास्फोरस को हटा दिया। क्यों? क्योंकि यह मानव के लिए खतरनाक है, नुकसानदेह है, इसलिए। तो 2 चीजें बची, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं। अब माचिस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि माचिस पे, माचिस की तीली पे तो क्या लगा हुआ रहता है और माचिस की डिब्बी के बाहर वाली सतह पर क्या क्या लगा रहता है। ठीक है ना। तो माचिस की डिब्बी होती है ना, उसके ऊपर बाहर भी अपन उसको माचिस की तीली को रगड़ते हैं ना, तभी माचिस जलती है। तो उस पर क्या लगा रहता है? चूर्णित कांच, कांच को एकदम बारीक पीस के उसमें थोड़ा सा लाल फास्फोरस मिला होता है, जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण होगा, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होगी और जिससे वो माचिस जल जाती है। तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, परंतु यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से आपको माचिस के बारे में जानकारी मिल गई कि माचिस की तीली पे क्या होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है। और माचिस की डिब्बी पे क्या होता है? चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस। जब माचिस की तीली को रगड़ा जाता है, घर्षण करवाया जाता है, तो लाल फास्फोरस किस में बदल जाता है? श्वेत फास्फोरस में। ठीक है। और श्वेत फास्फोरस जो है वो पोटेशियम क्लोरेट के साथ अभिक्रिया करता है, जो माचिस की तीली पे लगा हुआ है, और अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। और ऊष्मा उत्पन्न करने से क्या होगा कि वह
एंटीमनी सल्फाइड का दहन वो जलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से माचिस की तीली जलने लगती हैं। हमने पाया कि वह पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम होता है। हम कई बार देखते हैं कि जैसे कोयला है, लकड़ी है, कागज है, प्लास्टिक है, अलग अलग चीज, अलग अलग पदार्थ अपन रखते हैं और अलग अलग पदार्थों के ज्वलन ताप अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जिसका ज्वलन ताप कम होगा वो जल्दी जलना प्रारंभ हो जाएगा, जिसका ज्वलन ताप ज्यादा होगा उसको ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी जलने के लिए। तो कोई पदार्थ तब तक नहीं जलेगा जब तक कि वह अपने ज्वलन ताप से कम ताप पर रहता है। जब तक कि ज्यादा ताप पर वो नहीं आ जाता तब तक वो नहीं जलेगा। ठीक है, क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? भोजन बनाते हैं अपन जिस तेल से, वो आग पकड़ लेता है, तो क्या आपने आग पकड़ते हुए देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, हमने गैस पे कढ़ाई में और तेल डाल दिया और उसको लंबे समय तक हमने छोड़ दिया, तो क्या वो आग पकड़ लेगा क्या? कभी आपने देखा है क्या ऐसा? कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते। मिट्टी का तेल आप रखते हैं घर में, मिट्टी का तेल अगर डिब्बे में रखा हुआ है तो क्या अपने आप पड़े पड़े में उस पर आग लग जाती है? या लकड़ियां खूब सारी पड़ी हैं तो उसमें क्या अपने आप आग लग जाती है? नहीं लगती ना। परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। और जो खाना बनाते हैं उसको अपन कढ़ाई में तेल उसको गर्म करते हैं तो हम उसको कितना बॉईल कर लेते हैं, धुआं निकलने लग जाता है उसमें से, लेकिन वो आग नहीं पकड़ता। और इसी प्रकार उस तेल की जगह अगर अपन मिट्टी के तेल को गर्म करें तो वो तुरंत आग पकड़ लेगा। तो मिट्टी के तेल में है दोनों तेल, मिट्टी का तेल और एक खाना बनाने वाला तेल, दोनों तेल है लेकिन दोनों में अंतर है। मिट्टी का तेल जल्दी आग पकड़ता है जबकि जो साधारण तेल है वो खाने वाला तेल है, वो विशेष परिस्थिति में ही आग पकड़ता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? जल्दी आग पकड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल में रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। जब तक ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता तब तक वह पदार्थ नहीं जलेगी। तो हमें लगभग पदार्थों की ये पता रहनी चाहिए कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो जल्दी आग पकड़ते हैं। जैसे मैंने रेशे बताए थे आपको, रेशे वाला चैप्टर अपन ने पढ़ा था, कृत्रिम रेशे और प्राकृतिक रेशे अपन ने पढ़े थे। तो अपन ने देखा था कि जो प्राकृतिक रेशे हैं वो जल्दी से आग नहीं पकड़ते, जबकि संश्लेषित रेशे जो हैं, कृत्रिम रेशे जो हैं, वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, आग उनमें जल्दी लग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संश्लेषित रेशे हैं वो क्या होंगे, उनका जो ज्वलन ताप होगा वो क्या होगा, कम होगा, और प्राकृतिक रेशों का ज्वलन ताप क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये बात यहाँ क्लियर हो गई कि एक बात अपन ने यहाँ सीखी है क्या, कि जिसका ज्वलन ताप कम होगा वह जल्दी आग पकड़ेगा, वो जल्दी जलेगा, और जिसका ज्वलन ताप ज्यादा होता है वह जल्दी से आग नहीं पकड़ता। दूसरी बात अपन ने ये सीखी कि माचिस कैसे बनती है और माचिस का कार्य कैसे होता है। ये दो चीजें अपन ने आज पढ़ी हैं, याद रहेंगी दोनों आपके। जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए। कागज के 2 कप तैयार करिए। कागज के 2 कप, कागज के कप पता है आपको। इनमें से एक कप में 50 ml जल डालिए। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म कीजिए। एक तो खाली कप है कागज का,
और एक में हमने पानी डाल रखा है 50 ml, और दोनों को अलग अलग मोमबत्तियों पे अपन गर्म करते हैं। ठीक है, देखते क्या होता है। देखिए इसमें जल है और इसको अपन गर्म कर रहे हैं। ये भी कागज का कप है और ये भी कागज का ही कप है, और ये इसमें पानी नहीं है, इसमें पानी डाला हुआ है। तो क्या आप बता सकते हैं दोनों में क्या होगा जब जलाएंगे? कागज के कप में जल गर्म करना, कागज के कप में जल गर्म करना, क्या ये जल गर्म हो जाएगा? या ये कागज की जो कीप है, वो कागज का हमने जो कप लिया है वो जल जाएगा और पानी नीचे गिर जाएगा, या ये कागज का कप जो है वो जल जाएगा? क्या होगा इसके बारे में आज आप सोचोगे। ठीक है, और हो सकता है तो आप करके भी देख सकते हैं इसको, लेकिन सावधानी से। अपने जो गार्जियन है घर में उनकी उपस्थिति में आप करोगे, अपने आप अकेले रहकर इसको नहीं करोगे, और बिल्कुल सावधानी से आप इसको अगर चाहो इसको करके देखना तो आप करके आप देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ बड़ों की उपस्थिति में ही ये प्रयोग आपको करना है, अन्यथा आप ये प्रयोग नहीं करोगे। तो आपको टेस्ट करना है, आप देखोगे इसको कि क्या होगा, ऐसा दोनों इस प्रकार से दो कंडीशन लेने पर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगी कि क्या होगा, कौन सा कप जलेगा, पानी गर्म होगा या पानी गिर जाएगा, कप जल जाएगा, क्या होगा, इसका आंसर अपन कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद। इसको पढ़ना आज पूरे को, ठीक है। और मैंने आप दो विशेष रूप से दो चीजें बताई हैं, एक तो माचिस का निर्माण कैसे होता है, माचिस कैसे क्रिया करती है, और दूसरा है ज्वलन ताप। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।